प्राथमिक परीक्षाएं कक्षा 12 की परीक्षा के लिए 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली इतिहास की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। तो इतिहास का पेपर आपको पता है 11 अप्रैल को आयोजित होने वाला है। कल इतिहास का पेपर राजस्थान बोर्ड की परीक्षा के लिए आयोजित होने वाला है। तो इतिहास के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 80 नंबर का पेपर आने वाला है। उसमें से आपके लगभग मैं 50 नंबर के प्रश्न आपको यहीं पर क्लियर करा दूंगा और बाकी मैंने 2 वीडियो कंप्लीट करा चुके हैं। तो 2 वीडियो में से आपके मैंने एक वीडियो तो आपको पर्सनली बता रखा है जिसमें से आपके मैं कह सकता हूँ 17 से 18 क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे, बाकी के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। 2 घंटे 45 मिनट का आपका समय रहने वाला। ये रहेंगे आपके सामान्य निर्देश इस प्रकार से, तो इन निर्देशों को आप पढ़ सकते हैं और बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको क्विज भी चलती रहती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बहुविकल्पी प्रश्न निम्न में से प्रश्नों के उत्तर का आपको सही विकल्प को चुनना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसी के साथ आपका पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा है, वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो धोलावीरा आप सभी को पता है बै यानी गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर बै हो जाएगा, गुजरात में धोलावीरा स्थित है। उसी के साथ यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, आपको बताना है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे कनिघम। ठीक है, सही इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ आपका तीसरा है हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे, आपको बताना है। तो हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे और समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी, आपको बताना है। तो वीणाधारी की उपाधि उन्होंने धारण कर रखी थी। उसी के साथ बात करते हैं आपके चौथे क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है, आपको बताना है। हर्षचरित के कौन लेखक है। तो हर्षचरित के जो लेखक है वो है हर्षवर्धन। वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन। ठीक है, उसी के साथ आपका पांचवा क्वेश्चन है सूरदर्शन सरोवर का जो जीर्णोद्वार है वो निम्न में से किसने करवाया था, किस राजा ने करवाया था सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार। तो सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्वार था वो किस शासक ने करवाया था, तो वो आपकी रुद्रदामन ने करवाया था। उसी के साथ अब बात करते हैं आपके अगले छठे क्वेश्चन की। प्रसिद्ध यात्री जों बेफ्टिट तेवरेन कहाँ का निवासी था, आपको बताना है। तो वो एक आपको पता है वो फ्रांस का यात्री था जो बेस्विस तेवरेनियर। उसी के साथ आपका सातवां क्वेश्चन है शेख फर्रुखुद्दीनगंज ऐसकर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो वो आपके फतेहपुरी सीकरी में आपका स्थित है, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ आपका जो आठवां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी आपके सभी को पता है 1336 में उसकी स्थापना की गई थी। बै इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ 9वां क्वेश्चन है अंग्रेजों के विवरणों में रेत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है किसानों के लिए अंग्रेज रेत शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, उसी के साथ आपका 10वां क्वेश्चन है सहायक संधि की व्यवस्था किसने आरंभ की थी, यानी ये इस प्रश्न को घुमाकर इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि सहायक संधि का जनक भी किसे कहा जाता है। तो आपका इसका आंसर एक ही होगा, वो होगा आपके लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को सहायक जो है संधि का कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली होगा यहाँ पर, सॉरी ए इसका राइट आंसर होगा। उसी के साथ आपके 11वां क्वेश्चन इसमें लॉर्ड वेलेस्ली होगा आपका ए। उसी के साथ 11वां प्रश्न है 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है, आपको बताना है। 1853 का वर्ष था वो किसके लिए जाना जाता है, सती प्रथा पर रोक के लिए जाना जाता है, रेलवे की शुरुआत के लिए, या फिर राजधानी परिवर्तन के लिए, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करने के लिए। तो 1853 में आपको बताया रेल की शुरुआत हुई थी, तो वो रेलवे की शुरुआत के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपके। आपका 12वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश से भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, किन्होंने दी थी आपको, तो वो दी थी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु ने, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक परामर्शदाता या फिर राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका भी राइट आंसर यही होगा गोपाल कृष्ण गोखले। उसी के साथ इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1915 में हुई थी, आपको याद रखना है। उसी के साथ पहला यहाँ पर रेगिस्तानों की पूर्ति वाले इस प्रकार से आपकी दूसरे प्रश्न में आपके इस प्रकार से आएंगे, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत नंबर दिला सकते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं हिस्ट्री में। उसी के साथ पहला क्वेश्चन है बाबा गुरु नानक का जो जन्म है वो ननकाना एक गांव था जो कि किस नदी के पास था, वो रावी नदी के पास था। ठीक है, उसी के साथ आपका दूसरा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1793 में किसने 1793 में बंदोबस्त लागू किया था, ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है 10 मई 1857 की दोपहर के बाद किस छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको होगा मेरठ छावनी में जो सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपके नवगोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण टर्मिनस है जो गेट इंडियन पैसेंजर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था, आपको बताना है। तो ठीक है, 5वां क्वेश्चन है 1939 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन है वो कहाँ किस शहर में आयोजित किया था, ये देख लो। 1929 में जो उन्होंने लाहौर अधिवेशन लाहौर किया था 1929 के दिसंबर में किया था लाहौर अधिवेशन। उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और उसमें स्वराज्य का प्रस्ताव आपके पास हुआ था। छठा क्वेश्चन है आपके शुरुआत में बम्बई
टापुओं का इलाका था, यानी टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई इन टापुओं को एक दूसरे में से जोड़ दिया गया, अलग अलग टापुओं का इलाका था, आपको बताना है, ठीक है। इसमें रेगिस्तान में जाएगा। उसी के साथ पहला क्वेश्चन है अष्टदायी ग्रंथ किसने लिखा था, आपको बताना है। दूसरा है गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे, आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है गौतमी जो पुत्र थे वो सातवाहन वंश से संबंधित थे। उसी के साथ इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके, वो नॉलेजेबल फिल्म है आपके लिए। उसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, आपको बताना है। इब्न बतूता को तो वो जो किन्होंने नियुक्त किया था वो आपको बताना है। उसी के साथ आपका चौथा क्वेश्चन है किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को सीवी नगर कहा है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये इब्न बतूता नहीं कहा है। उसी के साथ आपका पांचवा क्वेश्चन है किस यात्री को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, आपको बताना है। ये यात्रियों के नजरिए पार्ट में से आ रहे हैं, तीन ही आपके यात्री इंपॉर्टेंट, उन तीनों को आपको याद करना है। जोतादार किने कहा गया है, तो जोतादार आपको पता है खेतों को कहा गया है। उसी के साथ सातवां क्वेश्चन है पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश शासन में किस वर्ष पेश की गई थी। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, 100% मैंने एक मॉडल में कवर करा रखे हैं, तो उस मॉडल को भी आपकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको देख लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ आपका जो आठवां क्वेश्चन है इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों में अंतर्गत रखते हैं, यानी वो युद्ध को एक तरफ रखते हैं, दूसरों को एक तरफ रखते हैं। आपको इस प्रकार से जो भी आपने बुक पढ़ी है उसके हिसाब से आंसर दे सकते हैं। उसी के साथ नौवां क्वेश्चन है अरबी रूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो वो आपको बताना है अरबी भाषा का और फारसी भाषा का दोनों का प्रयोग किया है अरबी रूनी ने। उसी के साथ 10वां क्वेश्चन है फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा है, तो वो शाहजहां के बेटे जो सिकोया का रहा है चिकित्सक। उसी के साथ आपका 11वां क्वेश्चन है अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था, 1872 में किया गया था, आपको बताना है। उसी के साथ आपका 12वां क्वेश्चन है सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। वो और आपकी खंडव्याय में लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, इनमें 50 शब्द सीमा आपकी होगी, तो उसी के साथ आपको इनका आंसर आपको देना होगा। उसी के साथ चौथा क्वेश्चन है आपकी यहाँ पर सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, आपको बताना है। विलासिता में राजाओं की जो नीचे आप गहने वगैरह मिले रानियों की कब्रों में, और जब बाकी जो सामान्य लोग थे उनके बहुत ही कम। उसी के साथ उनकी अलग अलग शौकीन जो वस्तुएं थी, महंगी वस्तुएं, कांच की वस्तुएं, वो भी वहाँ पर मिले। तो विलासित वस्तुएं जो भी थी सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई है, उसके अनुसार राजा अमीर होते थे। और आपको 5वां क्वेश्चन है दीवान प्रियदर्शी का अर्थ बताइए। दीवान प्रिय यानी जो देवों का प्रिय हो, उसी के साथ प्रियदर्शी जो यहाँ पे जनता का प्रिय हो, ये किसे कहा गया, ये अशोक को कहा गया है, आपको बताना है। अशोक को ये जो उपाधि है वो दी गई है। उसी के साथ आपका अगला प्रश्न है मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं। मातृवंशिकता यानी जो मातृ के वंश के हिसाब से ही उनको राजा किया जाए, जैसे कि राजा की कई रानी होती थी, तो एक फिक्स रानी के ही जो राजकुमार होता था उसको राजा बनाया जाता था, इसे मातृवंशिकता कहते हैं। उसी के साथ सातवां क्वेश्चन है इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है, आपको इब्न बतूता की जो ग्रंथ था उसके हिसाब से आपको बताना है। उसी के साथ 8वां क्वेश्चन है किन्हीं दो सूफी सिलसिलों के आपको नाम लिखने हैं जो कि चलते थे उस समय, इस्लामिक आंदोलन वाला छठा पार्ट जो आपकी है उसी के ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और 9वां क्वेश्चन है अमर नायक के कोई दो अधिकार बताइए, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। इष्टापात्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, उपयुक्त कथन किसने किस रियासत के बारे में कहा था। तो ये 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपको। ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने, किस रियासत के बारे में, ये कहा था उन्होंने अवध के बारे में, कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुँह में आकर ही गिरेगा, तो ये जो है उन्होंने कहा था कथन, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। और उसी के साथ 13वां क्वेश्चन है आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए। तो क्योंकि चरखा एक आपको पता है चरखा खादी का प्रतीक हुआ करता था उस समय, तो गांधी जी जो स्वदेशी को बढ़ावा देते थे और उसी के साथ उन्होंने चरखे पर काफ़ी अधिक काम किया था और नए नए उस पर प्रयोग किए थे, जिससे वो राष्ट्र के प्रतीक बन गए थे। और आपको पता होगा अभी महात्मा गांधी का जो लोगो आता है उस पर आपको 150वीं जयंती का लोगो लगा हुआ है और महात्मा गांधी के चरखे के साथ ही फोटो होती है। तो महात्मा गांधी एक चरखे के साथ काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर गए थे, वो स्वदेशी को अपना बढ़ावा मानते थे। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना होगा। 14वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए थे। तो अंग्रेजों ने जो कदम उठाए थे वो आपको पता है काफ़ी बहुत ही जो निष्कृष्ट टाइप के उनके कदम थे, बहुत ही भयानक कदम उनके थे। उन्होंने क्या किया आपको पता है, अलग अलग रियासतों से उन्होंने काफ़ी कूटनीतिक तरीके से भारत की रियासतों को एक तरफ मिला लिया था अपनी तरफ, काफ़ी जैसे कि बीकानेर जोधपुर वगैरह रियासतों को उन्होंने अपनी तरफ रखा था। इनके राजा उसमें शामिल नहीं हुए थे और बारी बारी से अलग अलग समय पर अलग अलग विद्रोह हुए, तो उन्होंने इनको अलग अलग समय पर कुचल दिया गया, दिल्ली से सेनाएं आई और इस प्रकार से हुआ था। उसी के साथ किताबुल हिंद की विशेषताएं बतानी है आपको। जो मैंने ये प्रश्न मैंने उन वीडियो में पूरा आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है, तो इस वीडियो में इसकी तरह बात नहीं करेंगे। और 17वां
प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। तो सिंधु घाटी की विशेषताएं जो आज प्रासंगिक है, यानी 90 डिग्री के कोण पर इनकी होती थी। जो गलियां हैं वो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई होती थी, ये आज भी हमारे होती है। उसी के साथ इनकी जो नाली की व्यवस्था होती थी नगर नियोजन की, वो भी एकदम सटीक थी, उसके साथ भी आज भी यही होती है। उसी के साथ सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की उन विशेषता का वर्णन की जो आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब जो आज भी हमारे जीवन में है, वास्तविकता में हमारे घरों में आज भी है। तो बाहर बड़े विशाल स्नानघर होते थे, उसी के साथ वहाँ पर अलग अलग स्नानघर वगैरह होते थे जो आज भी है, वो घर के बाहर होते थे। उसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सी चीज़ें आज भी हमारे घरों में उसी प्रकार से पाई जाती है, जैसे कि पानी की जो व्यवस्था थी उसी प्रकार से। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के कोई कारण बताने थे आपको, क्योंकि मगध काफ़ी जो पहले समय से ही बड़े राजाओं के हाथ में रहा था, और मगध की जो सीमा थी उसमें विश्वविद्यालय रहे हुए थे, तो उससे वो काफ़ी बहुत शक्तिशाली था। उस पर मौर्य साम्राज्यों का राज्य भी था। उसी के साथ अभिलेखों में कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है। 19 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महानवमी डिब्बा की आपको विशेषता बतानी है, और विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषताएं लिखनी है। हरिहर व बुक्का दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, आपको 1336 में पता होगा। विजयनगर की इसके जो मंदिर थे उनके बारे में आपको लिखना है। आपके विचार से हिल स्टेशन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार के महत्वपूर्ण थे, और आपके विचार से औपनिवेशिक शहरों के बनने से सामाजिक जीवन में किस प्रकार के बदलाव दिखाई दिए। तो औपनिवेशिक जो शहर बने थे उससे सामाजिक में बहुत बदलाव हुए, उस समय क्रांतियाँ हुई थी और भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी, और जो एक विशेष हिस्सा था वो अमीर होता जा रहा था, और जो बाकी हिस्से रहे थे वो गरीब होते जा रहे थे। इस प्रकार से औपनिवेशिक शहरों से जो प्रभाव पड़ा था वो काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था समाज पर। आपको इस प्रकार से इसका आंसर देना है, बाकी आप आराम से बढ़कर आंसर दे सकते हैं। उसी के साथ 21वां क्वेश्चन आपके, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। तो आप कह सकते हैं कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों साथ मिले हुए थे, और काफ़ी अच्छा आंदोलन ये रहा था। उसी के साथ इस प्रकार से आपको आंसर इसका देना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन था वो 1942 में हुआ था। इसमें एक जन आंदोलन इसलिए था क्योंकि इसमें सभी प्रकार के मध्यम वर्ग के, नीच वर्ग के, बाकी सभी वर्गों के जो आदमी थे वो यहाँ पर शामिल हुए थे। और ये आंदोलन जो था वो सही मायने में किस प्रकार जन आंदोलन था, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने हार मान ली थी, और अंग्रेजों ने कहा था कि आपका जो देश होगा वो स्वतंत्र होगा और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। उसी के साथ आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय जन आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की थी, क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेजों के भय को मुक्त करने के लिए महात्मा गांधी ने इस प्रकार का कदम उठाया था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक यात्रा की थी, जो कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल को 24 दिन तक आप चली थी, जिसमें उन्होंने कुछ 387 किलोमीटर दूरी, 85 किलोमीटर दूरी तय करके उन्होंने नमक का विरोध किया था। गांधी जी सरोजिनी नायडू उन्होंने सुबह 6 बजे 6 अप्रैल को सुबह 6 बजे नमक कानून तोड़ा था। तो इस प्रकार से आपके ये गांधी जी वाला पार्ट से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। उसी के साथ सूफी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया था। ये जो सूफी संत आपका पार्ट है उसकी हिसाब से बताना। उसी के साथ भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आने वाला है, 100% आपका क्वेश्चन आएगा। उसी के साथ 23वां क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को आपको अंकित करना है। काशी, राखी गढ़ी, दांडी, कलकत्ता, इन चारों में से आपको बताने हैं। तो चारों के चारों आपको याद रखने हैं। काशी कहाँ पर आपको पूछे जाए तो ये उत्तर प्रदेश की है। राखी गढ़ी धोलावीरा ये गुजरात के हैं। दांडी भी आपको पता होना चाहिए कहाँ है, और कलकत्ता तो आपको पता है पश्चिम बंगाल में है ही। और अथवा में आपके हैं इंद्रप्रस्थ है जो कि महाभारत समय की राजधानी रही हुई है, दिल्ली को कहते हैं। बनावली, साबरमती आपको बताना है जो कि गुजरात में है, और बम्बई आपके पता है, मुंबई को कह रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, जो कि है। इसी प्रकार से आपको अंकित करने हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अगले मॉडल पेपर में आपके कल आंसर की वीडियो मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरे पढ़ने हैं। तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।